मैं निकल चुका हूँ गुड़गांव जाने के लिए। ये 1200 किलोमीटर का रास्ता 16 घंटे में हम कवर करेंगे। इस दौरान 4 एक्सप्रेसवे हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश में। और अभी जिस जगह से मैं जा रहा हूँ ये है छपरा ज़िला और ये NH है 722। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम मिल जाएंगे NH 27 पे गोपालगंज में। गोपालगंज से होते हुए हम जाएंगे कुशीनगर और कुशीनगर के बाद एक्सप्रेसवे जो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो पूरी जर्नी है लगभग 1200 किलोमीटर की हम 16 घंटे में कवर करेंगे। अगर कहीं लेट हुआ ट्रैफिक की वजह से तो हो सकता है टाइम बढ़ जाए, बट 16 घंटे का हम टारगेट लेकर के चले हैं और नॉन स्टॉप हम इस रास्ते पर बढ़ेंगे। और इस ट्रिप में मेरे साथ मेरे एक भाई भी हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से 1-2 दिन बाद वैसे जाना था, लेकिन ट्रेन की टिकट कैंसिल होने की वजह से वो मेरे साथ हो लिए हैं। तो बीच में कुछ देर वो चलाएंगे, कुछ देर मैं चलाऊँगा और हम आराम से पहुँच जाएंगे गुड़गांव, जो हमारा टारगेट है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, बहुत सारी बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए और अपने सजेशन ज़रूर भेजते रहिएगा और बताइए कि वीडियो में और क्या चीज़ चेंज किया जा सकता है और क्या इसमें ऐड किया जा सकता है, और आगे किस शहर में मुझे जाना चाहिए और वहाँ पे आप क्या देखना चाहते हैं, ये सब बताइएगा। आप ये सामने देखिए, एक बाइक पे महिला बैठी हुई है बिना हेलमेट के। उनके जो चालक हैं उन्होंने भी हेलमेट नहीं लगाई हुई है। यहाँ पे मैं ये बड़ा कॉमन देख रहा हूँ इस रास्ते पे, मतलब पूरे बिहार की जर्नी में मैंने देखा है कि लोग हेलमेट पता नहीं लगा क्यों नहीं लगाते, और दूसरी बात है जब राइट लेफ्ट लेते हैं ना तो भी इंडिकेटर नहीं देते हैं। अब मेरे आगे 2 बाइक जा रही है, मैं दावे से कह सकता हूँ उस पर मतलब उन लोगों ने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। देखिएगा, ये चारों लोगों ने हेलमेट नहीं लगा हुआ। मतलब टू व्हीलर जब हम चलाते हैं ना तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आप सेफ़ रहें, क्योंकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं एक तो ये नैरो है और ये NH है वैसे, लेकिन फिर भी ज़मीन की कमी की वजह से और हाई डेंसिटी पॉपुलेशन की वजह से गवर्नमेंट ने के पास इतनी ज़मीन अवेलेबल थी, गवर्नमेंट ने इतने में रोड बना के दे दिया। मगर जब आप देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ गांव हैं और इतने सटे हुए गांव हैं, और बीच बीच में देखिए यहाँ पे एक रास्ता है, लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं एक रास्ता है, और इधर से देखिए राइट साइड से भी एक रास्ता है, तो बीच में कहीं से भी कोई भी गाड़ी आ सकती है। तो ऐसे में बड़ी सावधानी हमें बरतनी चाहिए जब हम टू व्हीलर चलाते हैं, ताकि हमें कभी चोट वोट न लगे और किसी दुर्घटना से ग्रसित ना हो। तो चलिए कवर करते हैं पूरा ये 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस 16 घंटे में, कुछ डिस्टेंस दिन में और कुछ डिस्टेंस रात में। दोस्तों, बिहार भ्रमण के दौरान मुझे एक ख़ास बात पता चली कि बिहार का इतिहास जो है उसका संबंध रामायण से है, ख़ास करके, और ख़ास करके छपरा ज़िले का। ये जो छपरा ज़िला है ना, इसका नाम जो है ऑफिशियल अगर तरीके से देखा जाए तो इसका नाम है सारण, और सारण नाम पड़ा है अरण से। अरण का मतलब होता है जंगल। तो आपने रामायण में एक अध्याय का नाम सुना होगा, अरण्य कांड। तो उस अरण्य कांड में राम जी जो है ना वो वनवास करते हैं और उसी से जुड़ी वो सारी कहानियाँ हैं। तो उसी अरण्य से अरण पड़ा और अरण से सारण पड़ा और सारण का ही नाम छपरा है। तो ये जो छपरा ज़िला है इसका संबंध रामायण से है खास करके। और दूसरी बात है कि आपने सुना होगा एक जरासंध नाम का कैरेक्टर हुआ करता है महाभारत में। तो उसका भी संबंध जो है वो इसी क्षेत्र से है, मतलब कि बिहार के क्षेत्र से है, जो कि नालंदा में पड़ता है। वहाँ पर भीम ने आकर के उनसे युद्ध किया था। तो दोनों रामायण और महाभारत से बिहार के इन क्षेत्रों का संबंध है। अब देखिए, एक विकलांग भाई हमारे साइड से यहाँ से साइकिल चला करके जा रहे हैं। ये सरकार से दी गई एक साइकिल है जिसको ये चला रहे थे। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको कभी ऐसा व्यक्ति कोई मिले जो बुजुर्ग हैं और आप उनको सरकार की किसी भी समय स्टार्ट की गई किसी योजना का लाभ उनको आप दिलवा सकते हैं, थोड़ा सा अपना समय दे करके उनका कोई पेपर वर्क कर सकते हैं या आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। जैसे कई सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए वृद्धा पेंशन होता है। कई सारे लोग होते हैं, महिलाएं हैं अगर विधवा हैं तो उनके लिए विधवा पेंशन होता है। उसका फॉर्म भरने में कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। बस आपको डिजिटल नॉलेज है तो उसका यूज कीजिए, ऐसे लोगों को थोड़ा सा हेल्प कीजिए, क्योंकि पोस्टर पे योजनाओं का नाम लिख देने से काम नहीं चलेगा। अगर वास्तव में आप इस क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो जो नॉलेज आपको है वह किसी के साथ बैठ करके साझा कीजिए, उनके काम आइए, है ना। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना है, उसमें 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, मगर ये जो बात है ये पोस्टर्स पे आपको मिलेगी, पोस्टर पे लिखा हुआ मिलेगा। मगर कोई आदमी जो इस बारे में जानता है वो अपना तो बेनिफिट ले ही सकता है, क्योंकि वो डिजिटल नॉलेज रखता है, वो फॉर्म अप्लाई कर लेगा, उसके कार्ड उसके बन जाएंगे। मगर जो लोग इसका नॉलेज नहीं रखते, किसी कारण से वो डिजिटली एजुकेटेड नहीं है या अवेयर नहीं है, तो वो लोग इस बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं, तो इसका नुकसान होता है। तो अगर आप पूरे क्षेत्र में बदलाव देखना चाहते हैं तो आपको अपना थोड़ा समय छुट्टियों में जब आप आते हैं तो ऐसे लोगों को देना चाहिए और इन बेनिफिट्स के लिए फॉर्म आपको भरना चाहिए। इससे सबका भला होगा और हमारा पूरा देश तरक्की करेगा।
और ये जिस जगह पे मैं अभी प्रवेश कर रहा हूँ ये है मढ़ौरा। यहाँ पे एक शक्तिपीठ है, गर्दभी माता मंदिर स्थान, और यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर पूरब की तरफ दूसरा शक्तिपीठ है अंबिका भवानी। पहले इस क्षेत्र में बहुत सारी चीनी मिलें हुआ करती थी, मतलब शुगर फैक्ट्रीज। तो छपरा सिवान गोपालगंज के किसानों को उससे बहुत ही बेनिफिट होता मिलता था, और जो दक्षिणी और पूर्वी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ के भी गन्ना उत्पादक किसानों को उसका लाभ मिलता था। मगर कुछ पॉलिसी फेलियर की वजह से यहाँ पे जो चीनी मिलें थी वो तो ख़त्म हो गई, और उसी वजह से यहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ी और पलायन भी बढ़ा। दूसरी खास बात यहाँ पे मैं बताऊँ तो यहाँ पर एक जगह है सोनपुर, जहाँ पे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, और लेकिन कई कारणों से वो भी जो है मेला जो है सिकुड़ता जा रहा है। इसके कारण ये है कि पहले लोग घुड़सवारी पसंद करते थे, मतलब हॉर्स राइडिंग, और धीरे-धीरे वो उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है क्योंकि उसमें खर्चा बहुत होता है। और दूसरी बात है, पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, गाय पालते थे या भैंस पालते थे, तो उन सब में भी लोगों का जो रुचि है वो कम होती जा रही है। इस वजह से भी जो मेला है वो लगभग अब धीरे-धीरे लोग उसको इग्नोर करने लगे हैं, जबकि ये संस्कृति का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। उसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो जो मेला है वो विस्तार करे और लोगों को उससे रोज़गार भी मिलेगा। मैंने मशरक से ये स्टेट हाईवे पकड़ा है, सीधे 33-34 किलोमीटर मैं आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पे गोपालगंज आ जाएगा। गोपालगंज से हम कुशीनगर की तरफ जाएँगे NH-27 से, तो हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएँगे। पहले ये जो रास्ता था ये बहुत ही नैरो हुआ करता था, मगर अब सरकार ने इसे थोड़ा चौड़ा किया है, और ये आप दोनों तरफ देख रहे हैं गाँव हैं, घनी बस्ती है, तो यहाँ पे धीरे-धीरे ही चलाना सही है, क्योंकि बीच बीच से रोड हैं और कहीं से भी लोग आ जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे इलेक्शन भी हो रहा है बिहार में, तो इस वजह से भी सिक्योरिटी थोड़ी यहाँ पे टाइट रखी गई है, और बैरिकेड्स भी लगे हैं जगह-जगह, इसलिए धीरे-धीरे चलाना ही यहाँ पे सेफ़ है, सही है। और अगर आप कभी यहाँ पे इस जगह पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिलेंगे, और यहाँ पे खाने के लिए तो यार बहुत सारी वैराइटीज़ मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप बिहार को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के आपको स्थान मिलेंगे। एक मिलेंगे एंशिएंट टाइप के, एक मिलेंगे मॉडर्न टाइप के। अगर आप मॉडर्न टाइप के स्थानों को अगर घूमना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं नालंदा में, राजगीर। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे-अच्छे नज़ारे मिलेंगे, घाटियाँ मिलेंगी, मतलब वैलीज़ मिलेंगी, थोड़े पहाड़ मिलेंगे। फिर वहाँ पर स्काई वॉक, ग्लास वॉक, ये सब आपको मिलेगा। फिर वहाँ पे आपको झरने मिलेंगे, और कई सारे वाटरफॉल्स भी हैं उधर। तो उधर की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप वहाँ से रोहतास जा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे आपको वाटरफॉल्स मिलते हैं। तो ये सब तो मॉडर्न टाइप के हो गए। अगर आप एंशिएंट टाइप की जगहों पे अगर घूमना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं बोधगया, मतलब गया, पटना से लगभग 82 किलोमीटर है साउथ की तरफ। फिर आप वैशाली जा सकते हैं, जहाँ पर अशोक की राजधानी भी थी और कई सारे साम्राज्यों की राजधानी रही है। वहीं से वहाँ से काफ़ी पास है पाटलिपुत्र, तो वहाँ भी आप घूम सकते हैं। अगर आप बंगाल की तरफ जा रहे हैं तो उधर आपको मिलेगा मंदार हिल्स, उधर भी आप घूम सकते हैं। और अगर आप मतलब नॉर्थ बिहार अगर घूमना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए चंपारण। चंपारण में ही अब नया लबासना बनने वाला है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ सामने जो फ्लाईओवर है, वहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट, और वो मैं चला जाऊँगा NH-27 पे। अगर मैं राइट लेता हूँ तो हम जा सकते हैं मुजफ्फरपुर की तरफ, जो यहाँ का मैनचेस्टर माना जाता है बिहार का। और उधर ही की तरफ अगर जाते हैं राइट साइड की तरफ तो आपको थावे माता मंदिर मिलता है, जो इस क्षेत्र की तीसरी शक्तिपीठ है। और हमें यहाँ से लेना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट हम सीधे जब जाएँगे तो 4 लेन रास्ता भी मिलेगा हमें। लेकिन फिर भी दिक्कत ये रहेगी कि आस-पास में घर और बाज़ार और छोटे-छोटे रास्ते होने के कारण हम बहुत तेज़ नहीं चला सकते, क्योंकि अपनी सेफ्टी के साथ दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम ये जो पॉपुलेटेड एरिया है इसको जब हम क्रॉस कर जाएँगे तभी हम अपनी रफ़्तार थोड़ी-सी बढ़ा पाएँगे। तभी आप देख पा रहे होंगे हम 20-22 की स्पीड में यहाँ पे चल रहे हैं, और थोड़ी-सी पता नहीं किस बात की यहाँ पे बदबू है, थोड़ी-सी गंदगी भी है। मगर कोई नहीं, ये सब साफ-सफाई होती रहेगी। त्योहार की वजह से हो सकता है यहाँ पे बाज़ार-वाज़ार लगा हो, उसकी ही गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है, जो अभी तक हटाई नहीं गई है, मगर आगे हटा दी जाएगी ऐसी संभावना है, ऐसी उम्मीद रख सकते हैं। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है NH-27, और हमें इस पे अभी रहना होगा लगभग 80-85 किलोमीटर के आसपास, तब आएगा कुशीनगर। और यही रास्ता अगर मैं राइट साइड की तरफ मुड़ गया होता, मतलब पीछे की तरफ अगर मैं जा रहा होता, तो लगभग 150 किलोमीटर दूर यहाँ से आता मुजफ्फरपुर। अब हमें यहाँ पे लखनऊ का बोर्ड दिखने लगा है, लेकिन हमारा पहला टारगेट गोरखपुर पहुँचने का है। तो अभी पहले देखते हैं गोरखपुर यहाँ से कितना दूर है। गोरखपुर मुझे ऐसा लग रहा है 155 किलोमीटर लिखा हुआ है दूर है, और लखनऊ है 425 किलोमीटर। तो ठीक है, बढ़िया है। हम इसी रास्ते पर लगभग अभी 80-85 किलोमीटर रहने वाले हैं, क्योंकि कुशीनगर पहले हमारा टारगेट है पहुंचने का, और हमें ये रास्ता अब छोड़ना भी नहीं है। मतलब सीधा अगर हम चलते भी रहते हैं, कोई रास्ता चेंज हम नहीं करेंगे, हम गोरखपुर पहुंच जाएंगे। ये रास्ता बिल्कुल सीधा गोरखपुर जाता है। और दूसरी बात एक और मैं बताऊं कि ये जो जगह है गोपालगंज, इस पूरे रास्ते को अगर आप सीधा-सीधा चलते जाते हैं तो आप गाजीपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, इस आजमगढ़, सारी जगहों पे जा सकते हैं। आपको ज़्यादा टर्न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको रहना है।
खैर अब धीरे धीरे भूख लगने लगी है, लेकिन मेरा टारगेट है कि हम पहले पहुँचे गोरखपुर। गोरखपुर में रुक करके कुछ खाएंगे। अगर आप बिहार आते हैं और बिहार को एक्सप्लोर करते हैं और आपको यहाँ पे खाने की इच्छा है, यहाँ के डिशेज आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ, आपने लिट्टी चोखा का तो नाम सुना ही होगा। बिहार के हर गली चौराहे नुक्के पे आपको लिट्टी चोखा मिल जाएगा। दूसरी डिश यहाँ की जो फेमस है वो है दही चूड़ा। आपको दही चूड़ा यहाँ पे आकर ज़रूर खाना चाहिए, जिसके साथ मिलता है 5-6 तरीके की सब्जी, तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी, तो वो भी आप खा सकते हैं। फिर अगर कोई भाई जिम जाते हैं और प्रोटीन का मतलब कोई ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन में काफ़ी सारी मिलावटें होती हैं, उस वजह से कई लोगों को दिक्कत होती है, लोग प्रोटीन अवॉइड करते हैं लेना। तो वैसे में आप ले सकते हैं सतुआ एंड सतुई। सतुआ बनता है मक्के से और सतुई बनती है चने से, और दोनों ही प्रोटीन इनटेक उनमें मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आप इन दोनों चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। बिहार में जो सतुई है वो सॉफ्ट ड्रिंक की तरह ली जाती है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और पेट के लिए भी अच्छी होती है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ज़्यादा बेटर होती है सतुई। और एक और बात मैं बताऊँ, बिहार हालांकि आजकल के दिनों में ना सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है मखाने की वजह से। तो जो मखाना होता है इसको फॉक्स नट बोलते हैं, वाइट कलर का दिखता है। तो ये जो है ये एक मतलब ड्राई फ्रूट की तरह भी यूज़ किया जाता है। मतलब आप समझिए कि अगर किसी को अगर कैल्शियम की बॉडी में कमी है, मतलब हड्डियों से आवाज़ आती है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, या फिर किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, ऐसी कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं फॉक्सनट खाने का, मतलब मखाना खाने का। तो मखाने का जो प्रोडक्शन है बिहार में वो पूरे भारत का 85% है। तो रिसेंट टाइम में मखाने की जो डिमांड है उसकी वजह से बिहार में ये मखाने का जो कारोबार है वो बढ़ा है। तो गवर्नमेंट ने इस फील्ड में मतलब बहुत अच्छा काम किया। बिहार में ही मखाना बोर्ड भी बनाया गया है, मतलब नेशनल मखाना बोर्ड। तो ये जो है ये मतलब कि बिहार की तरक्की में एक इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहने वाला है भविष्य में। तो जब आप यहाँ आते हैं तो आप मखाना ज़रूर लेके जाइएगा। और एक और मैं आपको स्वीट डिश के बारे में बताऊँ तो उसका नाम है सिलाव खाजा। ये एक डोनट की तरह दिखने वाली एक मिठाई होती है, जो बिहार के लगभग साउथ में और मतलब वेस्टर्न बिहार में अब ये मिलती है। और ये जो मिठाई है, स्वीट डिश है, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस मिठाई है, आपको यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अभी एक बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये है कुशीनगर एंड कुचायकोट। तो ये रास्ता ही है जो कुशीनगर हमें लेकर के जाएगा सीधे। तो हमें यहाँ से सीधे सीधे चलते रहना है, कुशीनगर हम पहुँच जाएंगे। रोड पे आप देख पा रहे हैं कोई भी नहीं है। दिन का समय है, लगभग 4 साढ़े 4 हो चुके हैं। घर से निकले हुए भी 3 घंटे लगभग हो गए हैं यहाँ पे। और धीरे धीरे हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं बीच बीच में कहीं कहीं पे लोग आ जा रहे हैं, कहीं कहीं पे बाजार हैं, और कहीं कहीं पे मतलब कुत्ते बिल्ली बकरियाँ ये सब भी सड़कों पे आ जाती हैं। तो सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, इसलिए धीरे चलना ही सही है। आगे जब एक्सप्रेस वे पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारी रफ्तार थोड़ी तेज़ हो जाएगी, और जो समय हमारा लगना है वो इधर ही लगना है। तो दोस्तों हम ये आ चुके हैं NH-27 के अंतिम टोल पे, और यहाँ पे हमारा कोई टोल फीस नहीं लगता। टोल फीस केवल एक्सप्रेस वेज पे लगता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पे आएगा, या पूर्वांचल आगरा या यमुना एक्सप्रेस पे, वहाँ पे हमें खाली टोल देना है। तो बस हमें यहाँ पे लेफ्ट से निकल जाना है और सीधे हम आगे बढ़ते रहेंगे, और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने का इंतज़ार है। बस उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे थोड़े किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। और ये रहा उत्तर प्रदेश का बोर्ड, और हम प्रवेश कर गए उत्तर प्रदेश के अंदर। अब चलते हैं पेट्रोल डलवाते हैं सबसे पहले। कुशीनगर में प्रवेश करने के बाद, मतलब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद, ये पहला पेट्रोल पंप है, और आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना साफ़ सुथरा सा पेट्रोल पंप है। यहाँ पे थोड़ी देर रुक करके हम आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल बस कंप्लीट करा लें, फिर हम थोड़ी देर रुक जाएंगे यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा रेस्ट करके। यहाँ पे रुक करके एक चीज़ पता चली कि हमारा जो टॉप बॉक्स है, ये इसका जो पीछे का होल्डर होता है उसका रॉड बेंड हो गया है। तो बसंत भाई रस्सी लेकर के आए अभी, और उसी से इसको बांध रहे हैं ताकि हम गुड़गांव तक आराम से पहुँच पाएँ। ये रस्सी लेकर के आए, ये देखिए आप, ये रस्सी है यहीं पे पास कहीं बाज़ार में मिल गई है, बाज़ार भी नज़दीक ही था, वहाँ से ले करके आए हैं। और हेलमेट के होल्डर से भी बांध दिया है और रस्सी से भी बांध रहे हैं। और उम्मीद है कि अब ये मतलब जितना बेंड था उतना ही बेंड रहेगा, और अब टूटेगा नहीं, और हमें आराम से गुड़गांव तक पहुँचने में दिक्कत नहीं होगी। लगभग 5:30 हो रहे हैं, और हमें निकले हुए मतलब हमने कवर कर लिया है लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा हम कवर कर चुके हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये गोरखपुर ज़िला आता है। हम गोरखपुर में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन ये गोरखपुर का एक भाग है, मतलब एक क्षेत्र है जहाँ से हम प्रवेश किए हैं। अब यहाँ से हमें लंबा चलना पड़ेगा 30-35 किलोमीटर, तब आएगा गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक। तो वहाँ तक मुझे लग रहा है पहुँचते पहुँचते अंधेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन चलिए सफ़र ऐसा ही है, थोड़ा सा दिन, थोड़ी सी शाम, थोड़ी सी रात, और फिर सुबह। NH-28 पे हम चढ़ चुके हैं, और ये रास्ता जो है आगे जाके गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, वो आगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमें मिला देगा। तो इसी रास्ते पे हमें सीधा रहना है। अभी लगभग 6:30 हो रहा है,
और लगभग 7 बजे तक हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे वाले रास्ते पर पहुंच जाएंगे। रात हो रही है, ठंड भी लग रही है, बट एक्साइटमेंट भी बहुत है और एक रात पहले से ही नींद नहीं आ रही थी। बढ़ते हैं आगे। यहाँ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो है वो लगभग 11 किलोमीटर दूर है और उसकी लंबाई है लगभग 89 मतलब 90 किलोमीटर आप पकड़ लीजिए, इतनी लंबाई है। और वहाँ पे पेट्रोल पंप बड़े लिमिटेड जगहों पे हैं। तो उसके पहले का ये पेट्रोल पंप है जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ब्लू कलर का छत है, ये पेट्रोल पंप है। आप देखिए आराम से, ये लेफ्ट साइड में ये पेट्रोल पंप है जहाँ से आपको पेट्रोल डला करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से, वहाँ पे आपको पेट्रोल पंप जल्दी नहीं मिलेगा, लगभग 60-65 किलोमीटर आगे मिलेगा। और वहाँ पे लेकिन बोर्ड लगा हुआ है लगभग 24 किलोमीटर बाद ही पेट्रोल पंप का, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल पंप है नहीं, अभी बना नहीं है, मगर बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ से हम बस थोड़ा सा ही दूर हैं टोल बूथ पहुँचने से। ये जो हम टर्न ले रहे हैं यहाँ से लगभग 500 या 1 किलोमीटर ही होगा टोल बूथ, वहाँ पे हम टोल देंगे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का। तो दोस्तों ये उन एक्सप्रेसवे में शामिल एक एक्सप्रेसवे है जहाँ पर आप बाइक लेकर के आ सकते हैं और बाइक का टोल देकर के इस रास्ते का आनंद ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और यहाँ पर टोल लगता है 140 रुपये का। आप दे करके इस पूरे एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई और मेरठ एक्सप्रेसवे पे अलाउ नहीं होता, मगर यहाँ पे अलाउ है। कुछ लिमिटेड एक्सप्रेसवे हैं जैसे यमुना आगरा एक्सप्रेसवे, वहाँ पे अलाउ है, मगर बाकी मेरठ और मुंबई वाले एक्सप्रेसवे पे आप बिल्कुल बाइक लेकर मत जाना, वहाँ पे फ़ाइन लगता है बहुत ही भारी भरकम। तो यहाँ पे पहले हम टोल दे देते हैं, टोल दे करके आगे बढ़ते हैं। और जो रोड है ये 89 किलोमीटर है और आसपास के गाँव से लगभग 3-4 मीटर की हाइट है, इसलिए बीच में कोई गाय भैंस बकरी कुत्ता कुछ भी रोड पे आपको मिलेगा नहीं। तो आप 80-100 की स्पीड मगर गाड़ी को कंट्रोल में रखते हुए आप चला सकते हैं। 89 किलोमीटर तक बिल्कुल स्ट्रेट है। तो पहले टोल दे देते हैं, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोल वही 140 रुपये लगा है और 89 किलोमीटर स्ट्रेट रोड हमें मिली है। पूरा सड़क पर दोहराते हुए निकाल लीजिए, बीच में हल्की फुल्की गाड़ियाँ मिलेंगी, कार और बाइक वगैरह, बाकी यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं रहती है, तो आप आराम से जा सकते हैं। अब मेरे दोनों तरफ देख रहे होंगे पूरा अंधेरा सा है, गांव आसपास में है ही नहीं, बहुत दूर दूर गांव है यहाँ पे। और ये जो पूरा एक्सप्रेसवे बना है ना, ये ग्रीन फील्ड पे बना है, मतलब कि यहाँ पे पहले से कोई बसावट नहीं थी, सिर्फ खेत हुआ करते थे, उसके बीच से गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैप बना करके रास्ता पूरा बनाया है, इसलिए कोई भीड़ भाड़ नहीं है। और एक्सप्रेसवे में होते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर को सीधे जोड़ते हैं, इसलिए बीच में कोई भी मुड़ावट, कोई भी ढलान, मतलब कोई कुछ नहीं आता, कोई रास्ते का कट कुछ नहीं आता। सीधे जो कट भी आता है उसके पहले से ही उसका इंडिकेटर आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है 1 किलोमीटर पहले से ही। तो आप आराम से अपना टर्न ले लेते हैं, आपको बाहर निकलना है एक्सप्रेसवे से, तो एग्जिट्स लिखे होते हैं, वहाँ से आप एग्जिट लेकर के बाहर चले जाते हैं। तो मतलब पूरे रास्ते पे कोई भी हर्डल नहीं आते, कोई एनिमल, कोई बाजार, कोई गाड़ी अननेसेसरी नहीं आता। और यहाँ पे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे अब कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों जब आप 85-86 किलोमीटर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे क्रॉस कर जाते हैं तो अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर लीजिएगा, क्योंकि आप दोनों साइड देखिए अंधेरा है, पोल है नहीं यहाँ पे। और ये बहुत ही शार्प टर्न है जहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ये देखिए ब्रेक के निशान आप देख पा रहे हैं रोड पे, क्योंकि बहुत ही शार्प टर्न है। तेज़ी से आने वाली गाड़ियों को अंधेरे में पता नहीं चल पाता है और उस वजह से ब्रेक लगाती हैं, जिससे कार स्कीड हो जाती है। और उन्हीं टायर्स के निशान मैं आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देखिए ये देख रहे हैं आप टायर के निशान, ये ब्रेक की वजह से लगे हैं, क्योंकि अंधेरे की वजह से ड्राइवर को पता नहीं चल पाता कि यहाँ पे कितना शार्प टर्न है। और गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि पोल्स में लाइट हो, जिसकी वजह से लोगों को पता चल पाए, और इसके पहले से ही इंडिकेटर्स होने चाहिए कि आगे बहुत ही शार्प टर्न है। तो शार्प टर्न में आदमी ब्रेक थोड़ा सा मतलब गाड़ी को कंट्रोल में रखता है। देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ब्रेक के निशान है। खैर मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये हमारा लगभग गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो गया और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा लखनऊ एक्सप्रेसवे, सॉरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेस से हम लखनऊ पहुंचेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और इसी रास्ते हम लखनऊ जाएंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 200 किलोमीटर लंबा मिलेगा और ये हमें सीधे लखनऊ से जोड़ देता है। बीच बीच में अगर किसी आदमी को मान के चलिए सुल्तानपुर जाना हो या आपको अयोध्या जाना हो, तो उसके लिए भी आप ये रास्ता गोरखपुर से ले सकते हैं और आगे जा करके आप अयोध्या सुल्तानपुर जैसी जगहों पर जा सकते हैं। और पूरा लखनऊ के करीब जब आप पहुँचते हैं तो आप बाराबंकी भी जा सकते हैं इसी रास्ते। लगभग 36 किलोमीटर चलाने के बाद मैं लेफ़्ट की तरफ मेरे को पेट्रोल पंप का इंडिकेटर दिखा है, मैं ले रहा हूँ लेफ़्ट। और ये देख रहे हैं आप मेरे आगे एक सूमो या शायद बोलेरो है वो जा रही है और जो जगमग करती हुई लाइट आपको दिख रही है पेट्रोल पंप है। ये बहुत ही बड़ा है। मैं 36 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ की तरफ और ये पहला पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पर हम थोड़ा पेट्रोल डलाते हैं। बहुत बड़ा बेहतरीन सा साफ़ सुथरा सा पेट्रोल पंप है। यहाँ का वॉशरूम बहुत साफ़ है और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप यहाँ पे चार्ज भी कर सकते हैं, पूरा स्पेस भी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने का। तो चलिए पेट्रोल डला लेते हैं, फिर कुछ खा भी लेते हैं, फिर आगे सफ़र पे निकलते हैं।
तो ये चाय कितने का दिया? 20 रुपये। 20 रुपये का। टेस्ट कैसा है? ठीक बताओ। सही है? बढ़िया है? सही है। और ये पेटीज लेकर के आए हैं, पेटीज कितने का दिया? 30 रुपये। तो ठीक है, चलो ठीक है। मतलब एक्सप्रेस वे पर तो लगभग ऐसे ही रेट्स रहते हैं और अच्छा ही है। मतलब अब टेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो जो इसका टेस्ट है वो डिज़र्व करता है नहीं 30 रुपीज़। इस पेट्रोल पंप के सभी स्टाफ ने बड़े शराफत से बड़े अच्छे से बात की। यहाँ पे जो चाय था उसका टेस्ट भी अच्छा था और जो पेटीज़ हमने खाया वो भी उसका टेस्ट भी बहुत ही सही था। आप जानते हैं ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ पर, इसी एक्सप्रेसवे पर आगे जा कर के एक रनवे बना हुआ है। वहाँ पर प्लेन लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है 24/7। मतलब अगर कहीं पे अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर हमारे एयरफोर्स स्टेशन का जो रनवे है वो इनएक्टिव हो जाता है तो उसके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है। भारत के अनेक एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा उपलब्ध है जहाँ पर आप प्लेन को लैंड करा सकते हैं, टेक ऑफ करा सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ से उस स्ट्रिप को मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि उसको दिखाना लीगल है या इलीगल है, बट इतना क्लियर है कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर वो बनाया गया है तो मैं दिखाऊंगा नहीं। मगर इस एक्सप्रेसवे पे जब आप आएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो जगह कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं एक बार भारत माता की जय। और दोस्तों ये हम आ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टोल पे जहाँ से हमें एग्ज़िट लेना है। और हमें जब एंट्री किए थे तो 345 रुपये का टोल लगा था। वही पर्ची हम यहाँ पर दे करके हम बाहर निकल जाएंगे लेफ़्ट साइड से। शायद इन्होंने इंडिकेशन दे दिया हमें बाहर निकलने का अंदर से ही। शायद गाड़ी के नंबर से इनको पता चल गया होगा कि हमने टोल पे कर दिया था। तो यहाँ से हम बाहर निकल गए हैं और सीधे हम जाएंगे, हमारा टारगेट है आगरा एक्सप्रेसवे। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर होगा। हमें लखनऊ सिटी के अंदर से निकलना होगा तो थोड़ा सा रफ्तार हम बढ़ा करके निकलते हैं यहाँ से। यार लखनऊ में तो बरसात हो गई है। यहाँ पे वीडियो तो इतना अच्छा आएगा नहीं, वीडियो अगर बनाते भी हैं तो, क्योंकि पूरा फॉग फॉग सा हो गया है। तो वीडियो थोड़ा सा रोकते हैं और आगरा एक्सप्रेसवे पर एंट्री करने के बाद जहाँ से थोड़ा सा क्लीन व्यू आएगा वहाँ से वीडियो बनाएंगे। तो बढ़ते हैं और यहीं पर थोड़ा खा पी के आगे निकलेंगे। गोरखपुर में हमें ज़्यादा अच्छा खाने का ऑप्शन मिला नहीं था तो हम यहाँ लखनऊ आ गए थे। और लखनऊ में हम ये जिस जगह पे हैं, इस जगह का नाम है अवध चौराहा और ये आगरा एक्सप्रेसवे से 5-6 किलोमीटर पहले है। यहाँ पे हमने थाली ऑर्डर किया था, उसका टेस्ट हमें बड़ा अच्छा लगा था। जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर खाना खाइएगा। लोग बता रहे थे यहाँ पे खान पान अच्छा है, साफ़ सुथरा है और टेस्टी खाना यहाँ पे मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ सफाई वाकई बहुत अच्छी है यार लखनऊ में। अब हम आ गए हैं आगरा एक्सप्रेसवे पर। यहाँ पर हमने टोल दिया है 340 रुपये का और हम पहुँच जाएंगे अब आगरा। और वहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे पास में ही है तो यमुना एक्सप्रेसवे तक का पूरा टोल 340 रुपये हमने यहाँ पे किया है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कभी इस रास्ते आ रहे हो, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, पंचर हो जाती है, तो उसके लिए एक्सप्रेसवे का हेल्पलाइन नंबर आता है 1449। आप याद रखिएगा 1449, ये एक्सप्रेसवे का हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी प्रकार की गाड़ी की खराबी के लिए टेंशन नहीं लेना है, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और गाड़ी की मरम्मत करने वाले जो लोग होते हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। ये जो आगे आप बहुत सुपर लाइटनिंग देख रहे हैं, जस्ट इसके बाद एक लेफ़्ट कट आता है जहाँ से आप मैनपुरी और सैफई की तरफ जा सकते हैं। सैफई वो जगह है जहाँ पे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी का गांव है। वहाँ पे पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार आया करते थे, वहाँ पे समारोह हुआ करता था, मगर किन्हीं कारणों से वो नहीं होता। ये लेफ़्ट कट जो आप देख रहे हैं यही लेफ़्ट कट है जहाँ से आप ये देखिए आप लेफ़्ट की तरफ देख रहे हैं, एक रास्ता जा रहा है लेफ़्ट की साइड, यही मैनपुरी और सैफई की तरफ वो रास्ता जाता है। और ये हम आ चुके हैं आगरा एक्सप्रेसवे के एंड पे। यहाँ पे हम अपना पर्ची दे करके 345 रुपये 40 रुपये वाला जो भी था दे करके अब हम बस बाहर निकलेंगे और हम जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ। तो यहाँ से दोस्तों पर्ची दे करके मैं आगे निकलता हूँ, फिर बात करते हैं। ये आगरा एक्सप्रेसवे का अंतिम पड़ाव है और इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। जब हम बिहार से निकले थे वहाँ से लेकर के गुड़गांव तक जाने में हमें 4 एक्सप्रेसवे मिलते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, उसके बाद हमारा आता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, देन आगरा लखनऊ जिस पे अभी हम हैं, और इसके बाद सीधे यमुना एक्सप्रेसवे। ये है यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे का बोर्ड आप देख रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है यहाँ लिखा हुआ है। जब इस रास्ते से आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में एक कट आता है मथुरा जाने का। तो अगर किसी को मथुरा जाना हो, वृंदावन जाना हो, ये गिरिराज जी की परिक्रमा करनी हो या ब्रजवासन जाना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ थोड़ा आगे बढ़ कर लेफ़्ट लेना है। एक कट होगा, लेफ़्ट साइड आप उतरेंगे तो आप मथुरा में जा सकते हैं। और आपको अगर प्रेमानंद महाराज जी से अगर मिलना है तो उसके लिए एक जगह का नाम है केली कुंज। मथुरा में एक जगह है केली कुंज, तो कहीं पे भी आप मथुरा में उतरते हैं और कोई ऑटो रिक्शा या टैक्सी से आप बोलेंगे तो आपको आसानी से वहाँ तक आपको पहुँचा देंगे। केली कुंज जगह का नाम है, आप ध्यान रखिएगा, केली कुंज।
एक्सप्रेसवेज़ पर चलते हुए आपको ये एक चीज़ दिखेगी कि दिन में आप चलें चाहे रात में चलें, आपको देखने के लिए बहुत कुछ नहीं होता क्योंकि दोनों तरफ खेत होते हैं, क्योंकि ग्रीन फ़ील्ड में बने होते हैं, तो कोई गाँव, शहर बसावट कुछ होता नहीं है। ये है हमारा यमुना एक्सप्रेसवे का एग्ज़िट और यहाँ पे हम अपना टोल का जो पर्ची था वो दिखाएँगे और बाहर निकल जाएँगे। तो एक बार बस मैं देख लूँ किधर से निकलना है यहाँ पे। पतला नैरो सा अच्छा लेफ्ट साइड में है। यहाँ से सीधे हम बाहर निकल जाएँगे और ग्रेटर नोएडा पहुँचेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे टोल की पर्ची देकर के बाहर निकलता हूँ और ग्रेटर नोएडा पहुँचते हैं। यहाँ से ग्रेटर नोएडा लगभग 45 किलोमीटर दूर है और ये जगह है जेवर, जहाँ पे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है, जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पे है। और ये हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा। इस जगह का नाम है परी चौक। यहाँ पे बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहाँ पे हमारे बिहार से, यूपी से और बाकी अन्य स्टेट से यहाँ पे बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल के कोर्सेज़ करने के लिए आते हैं। ये स्टेशन जो देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन, ये परी चौक का ही मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप नोएडा और दिल्ली के मेट्रोज़ पकड़ सकते हैं। तो ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा है आता है। नोएडा को एक्सटेंड करके इस जगह को बनाया गया था। देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है परी चौक का, यही है परी चौक। और सामने यहाँ पे आप बोर्ड देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में आगमन के लिए धन्यवाद। तो यहाँ से ग्रेटर नोएडा में हम प्रवेश कर चुके हैं और थोड़े से ही आगे इस रास्ते पर ही चलते हुए हम नोएडा में एंटर कर जाएंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये है नोएडा का, मतलब इसी नोएडा को एक्सटेंड करके ग्रेटर नोएडा बना था, क्योंकि पॉपुलेशन का जो प्रेशर था वो बहुत ही ज़्यादा था और इसलिए सिटी का एक्सपेंशन ज़रूरी था। तो ये है नोएडा और इसके पहले वाली जो जगह थी परी चौक वाली, वो है ग्रेटर नोएडा। डीएनडी क्रॉस करके हम आ चुके हैं आश्रम की तरफ। आश्रम के बाद आता है लाजपत नगर, जो बहुत ही फेमस मार्केट है लग्जरी कपड़ों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यही है लाजपत नगर। यहाँ पे आपको लग्जरी कपड़े मिलते हैं, लग्जरी आपको ज्वेलरीज मिलती हैं, सभी तरीके की आपको इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलता है। बहुत ही फेमस मार्केट है ये दिल्ली का। ये साउथ दिल्ली का सबसे फेमस मार्केट है, साउथ एक्सटेंशन। यहाँ पे आपको बहुत सारी लग्जरी ज्वेलरी, वॉचेज़, कपड़े, हर तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। इसी रास्ते पर जब हम थोड़ा सीधा जाएँगे तो लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा एम्स, भारत का सबसे फेमस हॉस्पिटल है वो। और वहीं पे हम बसंत भाई को मतलब कि ड्रॉप करेंगे, वहाँ से बसंत भाई जाएँगे वेस्ट दिल्ली की तरफ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस पे सीधा जब आप जाते हैं तो आपको आगे मिलता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से आप दुनिया भर के लिए कहीं के लिए भी फ़्लाइट लेते हैं। तो हम आ चुके हैं एम्स, थोड़ा-सा लेफ़्ट लेते हैं और अब यहाँ पे रुकेंगे और बसंत भाई यहाँ से अपने कैब से सीधे अब यहाँ से चले जाएँगे और यहाँ से मैं लेफ़्ट लेकर के आगे से गुड़गाँव की तरफ जाऊँगा। तो थोड़ा रुक करके बसंत भाई को ड्रॉप कर देते हैं। चलो ठीक है, ओके, बाय। फिर नेक्स्ट ट्रिप के लिए रेडी रहना, ठीक है? बाय। बसंत भाई को कैब में बैठा दिया गया है और वो चले जाएंगे अपने रूम पे। 20 मिनट उनको लगेगा, हमें भी लगभग 20 ही मिनट लगेगा, 20-25 मिनट गुड़गांव तक पहुंचने में। ये जो रास्ता है ये एम्स वाला ही है। मैं ग्रीन पार्क की तरफ अभी जा रहा हूँ। जो लोग दिल्ली और गुड़गांव के हैं, जो इन रास्तों से गुजरते होंगे, उन्हें पता होगा ये है ग्रीन पार्क। जनरली यहाँ पर दवाई की दुकानें हैं, क्योंकि आसपास में ही सफदरजंग और एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं। इसके आगे आता है आईआईटी, उसके बाद आता है कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार के बाद जो है लगभग हम बहुत ही क्लोज हो जाते हैं गुड़गांव के, क्योंकि उसके बाद बस 2-3 मेट्रो स्टेशन आते हैं, उसके बाद गुड़गांव आ जाता है। तो दोस्तों, ये अब हम पहुंचने वाले हैं गुड़गांव और आप सामने जो मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं, ये खिलौनी का मेट्रो स्टेशन है। उसके बाद अर्जनगढ़ आता है, अर्जनगढ़ के बाद दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाता है, फिर हम गुड़गांव में एंटर कर जाते हैं, मतलब हरियाणा में हम एंटर कर जाते हैं। तो इस तरीके से हमने 16 घंटे में लगभग कवर किया है बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद हम दिल्ली आए और दिल्ली के बाद हम गुड़गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है विक्टोरिया। तो दोस्तों, ये आ चुका है सिटी ऑफ जॉय गुरुग्राम। बताइए कैसा लगा आपको गुड़गांव आके? हम दोस्तों सुबह निकले थे कल अराउंड 12 बजे के आसपास और अभी रात के हो रहे हैं लगभग मतलब अब तो सुबह ही हो गई है कह सकते हैं, लगभग 4:30 बज रहे हैं। तो लगभग हमें 16 घंटे लगे हैं गुड़गांव तक आने में। और ये जो आप टावर्स देख रहे हैं, ये सब रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं। ये सामने वाला घर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है सेक्टर 53। दोस्तों, मैं अपनी सोसाइटी के अंदर आ चुका हूँ और मैं आपसे अंत में ये कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध हों, राम जी हों या महावीर जैन हों या नानक जी हों, सभी ने यात्राएँ की थी, तब जाके समाज बदला था। अगर आप समाज को
अपने तरीके से बदलना चाहते हैं, सकारात्मक तरीके से खुशहाल देखना चाहते हैं और बहुत सारी विकास की चीज़ें आप अगर समाज में देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको बाहर आना होगा। और बाहर आकर के घूमने में और चीज़ों को सीखने में समय क व्यर्थ नहीं होता। जब आप वापस अपने काम पे लौटते हैं, तो आपके अंदर डबल एनर्जी होती है। तो डबल एनर्जी से वो सारे काम जो पीछे आपने छोड़ दिए होते हैं, वो सब कंप्लीट हो जाते हैं और मन भी सकारात्मक हो जाता है। तो अपने दोस्तों के साथ या खुद ही आप बाहर निकलिए, घूमिए और दुनिया को बदलिए। अपने आप में सबको देखिए और सब में अपने आप को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।